हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राज। गाइस, अब आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सीसी थर्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वहाँ जाके देख सकते हैं और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, और या फिर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि किस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं तो उसमें पहले हमारा इंट्रो आता है। तो उस टॉपिक में मैंने जो इंट्रो डिस्कस किया, आप उस इंट्रो को भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर मैं अभी जो बोलूँगा ये भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है मेन फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं सामंतवाद की विशेषताएं। उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, हमें बस वही कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं को डिस्कस करनी है। तो इंट्रो में हम लोग लिखेंगे सामंतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे कि तभी मैंने कहा था कि जब रोमन साम्राज्य छीन भिन हो गए, तभी 5वीं शताब्दी में बर्बर जातियों ने, जर्मन जातियों ने, कई अन्य तरह के जातियों ने संपूर्ण यूरोप पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। उन अधिकारों की वजह से ही वहाँ पर सामंतवाद का उदय हुआ, जिसकी वजह से ये सामंतवाद उभरा। सामंतवाद का स्ट्रक्चर इस तरह से होता था कि पहले जब कोई शासक किसी स्थान पर अधिकार कर लेता था, उस स्थान का जो भी मतलब एक ही शासक बहुत जगहों पर अधिकार कर लेता था, उस जगह पर एक ही शासक द्वारा अधिकार कर पाना, शासन कर पाना संभव नहीं था, जिस कारण वो अपने सहयोगियों को उस खंड का कुछ भूमि का भाग दे दिया करता था और वो शासन करता था। शासन का मेन तो राजा होता, असल में वो मेन नहीं होता था, क्योंकि उसके नीचे जो सामंत रहते थे वही सब कुछ देखते थे और वो कमजोर भी हो गए थे। स्ट्रक्चर में ऐसा होता था कि पहले राजा होता था, सब पर सर्वोच्च राजा होता था, उसके बाद होता था सामंत, उसके बाद होता था जागीरदार, उसके नीचे होता था कृषक। राजा ऐसा होता था कि उसके नीचे वो 3-4, जैसे कि बहुत सारे खंडों को जीत चुका था, तो बहुत सारे खंडों को मेन जो सामंत थे उन्हें दे दिया करता था। और सामंत क्या करते थे, वो भी कई जागीरदारों को अपने उस खंड को दे दिया करते थे, और वो भी तो बहुत बड़े हिस्से में होते थे, जिस कारण वो जागीरदार भी अपने उस खंड को कृषकों द्वारा कृषि करवाते थे। इस स्ट्रक्चर को ही सामंतवाद कहते हैं। तो पहले आप स्टार पॉइंट लेके लिखिए सामंतवाद की विशेषताएं, और उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा निर्बल राजा। ये जो सामंतवादी स्ट्रक्चर था, इसमें संपूर्ण अधिकार तो राजा के पास था, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के थे, क्योंकि वास्तविक अधिकार तो सामंतों के हाथ में थे और राजा तो निर्बल हो चुका था। जैसे कि राजा के पास अपनी कुछ सेना नहीं होती थी, उसके पास ना ही डायरेक्ट शासन करने का कोई अधिकार होता था, क्योंकि वो तो जिस सामंत को दे दिया करता था अपनी भूमि, वो तो वहाँ पर तो वो ही शासन किया करते थे। जैसे कोई खंड किसी सामंत को दे दिया, वो सामंत उस खंड का जो भी होता था, जैसे कि प्रशासन चलाना, उस पर न्याय करना, उस पर कोई रोकथाम करना, कर वसूल करना, ये सभी सामंत क्या करते थे, और उसका कुछ हिस्सा वो राजा को देता था, बाकी हिस्सा अपने पास रख लेता था। और राजा के पास अपना सेना भी नहीं होता था। जब युद्ध होता था तब ये सभी सामंत मिलके कुछ कुछ अपना सेना राजा को दे दिया करता था, ताकि वो युद्ध में विजय प्राप्त कर पाए। और इन वास्तविक में ये सामंत ही सर्वोच्च थे। दूसरा पॉइंट लिखिए भूमि का महत्व। जैसा कि संपूर्ण सामंतवादी व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, क्योंकि भूमि सर्वोच्च होता था, वहाँ भूमि से ही ये सामंतवादी व्यवस्था का उत्पन्न हुआ था। वहाँ पर सामंतों का समाज में अत्यंत ऊंचा स्थान होता था, इसीलिए वहाँ भूमि को ही सर्वोच्च वस्तु माना जाता था। भूमि से वे हर तरह की अपनी जरूरतों को पूर्ति करते थे। जैसे सामंत होते थे, वो अपनी भूमि से कुछ खंड रख लेते, खुद कृषि करते थे या फिर अपनी जरूरत के लिए रख लेते थे, और अधिकांश भूमि का खंड कृषकों में दे देते थे, जिससे कृषक कृषि करते थे, और कृषक कृषि करके उसका अधिकांश भाग सामंतों को देते थे, और उस अधिकांश भाग का कुछ भाग वो राजा को देते थे और अधिकांश भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे सामंतों का समाज में
में ऊंचा स्थान हो गया और वो सर्वोच्च हो गए। तीसरा पॉइंट लिखिए, होमेज की प्रथा। जैसा कि उस वक्त जमीन ही सर्वोच्च वस्तु होती थी, तो जमींदारों का अत्यंत महत्व था। तो जमीन के मालिक अपने सामंतों से अधीनता की स्वीकृति करवाते थे, जिसे होमेज की प्रथा कहा जाता था। इसकी स्वीकृति इस तरह से होती थी, एक अच्छा अनुष्ठानिक दिन देखा जाता था, जैसे कि हमारे शादी विवाह में कोई एक अच्छा मुहूर्त देखा जाता था, उस वक्त वैसे ही एक अच्छा मुहूर्त देखा जाता था। और उस मुहूर्त में सामंत को जमीन लेने के लिए अपने मालिक के अधीन झुककर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेना होता था कि मैं आज के पश्चात आपका वफादार बनकर रहूंगा। इसे ही होमेज की प्रथा कहा जाता था। उस वक्त जमीन का अत्यंत महत्व, जिस कारण लोग अधिक से अधिक भूमि अपने अधीन करने की चेष्टा किया करते थे, इसे ही होमेज की प्रथा कहा जाता है। चौथा पॉइंट आप लिखिए, प्रभु शक्ति। सामंतों के लिए शपथ लेना अनिवार्य था, क्योंकि उसके पश्चात ही उन्हें भूमि दी जाती थी। वो अपनी वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए अत्यंत उजागर रहते थे, ताकि वो अपनी वफादारी प्रकट कर पाए, जिसके बदले में उन्हें अधिक से अधिक जमीन या भूमि प्राप्त हो सके। आप 5 नंबर पॉइंट लिखिए, अभिषेक। जैसे कि मैंने कहा इससे पहले, प्रभु शक्ति, उसमें जो सामंत शपथ लेते थे, वही शपथ की प्रक्रिया के पश्चात ये अनुष्ठान किया जाता था, जिसे अनुष्ठान कहते थे। इसमें जमीन जागीर का शोषण का अधिकार मिल जाता था सामंतों को, और जमीन का मालिक, जिसे प्रभु कहा जाता है, और सामंतों को अधिकार हो जाता था इसके उपयोग का। धीरे धीरे जागीरें पुश्तैनी होती चली गई। आप 6 नंबर पॉइंट लिखिए, अधिकार तथा उत्तराधिकार। भूमि पर प्रशासन का अधिकार सामंतों का होता था। सामंत नीचे के सामंतों पर ध्यान रखा करते थे। सामंतों का जब न्यायालय होता था, उसमें सामंत ही महान्यायाधीश बनते थे। सामंत की किसी लड़की का विवाह होने पर सामंत ही मिलजुल कर उसका पूरा खर्चा उठाते थे। किसी युद्ध में सामंत के हारने के पश्चात अगले विरोधी द्वारा बंदी बना लेने पर उसके नीचे के सामंत द्वारा मिलजुल कर उस सामंत को छुड़ाया जाता था, पैसा रुपया जो भी उनकी अगला की मांग होती थी वो दे करके। 7 नंबर पॉइंट लिखिए, मैनोर की प्रथा। इसके अंतर्गत सबसे ऊंचे स्थान पर सामंत का भूमि होता था, जहां वो अपना महल बनाता था। उसके नीचे बहुत बड़ी खाई होती थी, उसके नीचे छोटे किसानों का स्थान होता था, जहां वो कृषि करते थे। उसके नीचे जितने भी जरूरत की दुकानें सभी मौजूद थी। इस तरह ये एक ऊपर से नीचे की ओर बटी हुई व्यवस्था थी, जिसमें हर किसी को अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करना होता था। 8वां पॉइंट लिखिए, सैनिक सेवा। जैसा कि मैंने कहा था कि राजा अपने सामंतों से सेना प्राप्त करता था, उसके पश्चात वो किसी भी युद्ध में भाग लेते थे। सामंत अपने प्रभु को भूमि के बदले सैनिक सेवा दिया करता था, और उसके बदले उसे जो भूमि मिलते थे उससे वो प्रशासन द्वारा जो भी कर वगैरह वसूल करते थे उसका कुछ हिस्सा वे राजा को दे दिया जाता था। ये सैनिक सेवा कहा जाता था इस व्यवस्था को। आप 9 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, राज्यसभा में सामंतों का प्रभाव। जैसा कि सामंतों को पहले ही शपथ दिलाया जाता था कि वो राजा की हर तरह के से कार्यों में मदद करेगी, जिस कारण सामंत राजा को अपने उसकी प्रशासनिक कार्यों में भी मदद किया करता था। किसी भी विकट परिस्थिति में वो राजा की मदद किया करता था, जैसे कि अगर उसके क्षेत्र में कहीं कुछ क्राइम वगैरह हो गया हो, उस वक्त वो राजा ही होता था जो उस व्यवस्था को संभालता था। परंतु जब सामंतों का उदय हुआ, तब सामंत ने उस जगह का निरीक्षण किया और सामंत ने उस व्यवस्था को संभाला। वो जितने भी प्रॉब्लम थे वहाँ का वो सॉल्व किए। इसके आधार पर ही इंग्लैंड में पार्लियामेंट का उदय हुआ, जिसे विकास भी कह सकते हैं। इसी व्यवस्था से संबंधित था वो पार्लियामेंट। आप 10 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, न्याय शासन में सामंतों की सेवा। प्रभु और सामंत मिलकर न्याय कार्य किया करते थे। इस व्यवस्था से ही इंग्लैंड में लॉर्ड सभा का आयोजन हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। 11वां पॉइंट लिख सकते हैं, संरक्षकता।
इसके अंतर्गत जो भी सामंत होता था उसके नीचे जितने भी छोटे सामंत होते थे उसका अगर मृत्यु हो जाए और उसके बच्चे नाबालिग रहे उस समय वे भूमि बड़े सामंत के अधिकार में चले जाते थे और वे नाबालिग जब बालिग हो जाते थे तब वो बड़े सामंत उस छोटे सामंत को उस भूमि को उस बच्चे को दे दिया करता। इसे ही संरक्षकता का नियम कहा जाता है। ये भूमि लड़कियों को भी दिया जाता था। स्वामी अपने सामंतों से भूमि तभी वापस लेते थे या जब करते थे जब वह सामंत कोई गंभीर अपराध करता था। जब किसी सामंत का मृत्यु हो जाए, जब तक उसका पुत्र 15 वर्ष तक का ना हो तब तक वो भूमि उसके पास रहता था। उसके पश्चात वो उसे बालिग होने पर दे दिया करता था। जब कोई सामंत की मृत्यु हो जाए और उसका पुत्र या कोई उत्तराधिकारी ना हो उस वक्त भी वो भूमि स्वामी के अधिकार में आ जाते थे। 12 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं आप, भोजन तथा आवास की सुविधा। जब प्रभु उसका जितना भी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था वो एक क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र तक जाता था तो वो एक ही दिन में तो संपूर्ण क्षेत्र पर घूम कर आना संभव नहीं था, जिस कारण वो जिस क्षेत्र पर ठहरता था उस क्षेत्र का जो सामंत होता था उसका ये कर्तव्य था कि उस जो भी प्रभु है जिसे हम राजा कहते हैं उसकी जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं उसकी खान पान से लेकर रहन सहन सोने आदि सभी प्रकार की वस्तुओं की व्यवस्था वो सामंत किया करता था। आप 13वां पॉइंट लिख सकते हैं, किसानों का कर्तव्य व शोषण। इसके अंतर्गत ये होता था कि जो भी कार्य होते थे उस पर सभी कार्य किसान को करने होते थे। जैसे उस क्षेत्र में अगर कहीं कुछ कृषि के अलावा भी कुछ कार्य हो, जैसे कोई पुल बनवाना हो, कुएं खुदवानी हो, सड़क बनवानी हो, उस पर भी कृषकों द्वारा कार्य लिया जाता था। कृषक अपने मन अनुसार कुछ नहीं कर सकते, न वो शादी कर सकते थे, न वो अपने बच्चों की विवाह करवा पाते थे जब तक वो सामंतों का आदेश न होता था। जब प्रभु या सामंत पादरी किसी की भी बेटियों की विवाह होता था तब उन्हें कृषकों को भेंट देना होता था जो अनिवार्य था। जब स्वामी द्वारा वो शत्रु से बंदी हो जाते थे तब इन कृषकों से ही पैसा वगैरह ले करके उस स्वामी को सामंत कई सारे सामंत मिलकर छुड़ाया करते थे। वहाँ पर फसल का कृषक अपना 1/10 हिस्सा कर के रूप में दे दिया करता था। किसानों से बेगारी भी वसूल की जाती थी। खान पान शराब आदि की जितनी भी तरह की वस्तुएं बनानी होती थी उस पर भी किसानों से ही काम लिया जाता था। इन किसानों को ही किम्मी किसान या कृषक दास कहा जाता था। स्वामी पुत्र सामंत बनता था जिसे रिफिल कहा जाता था। उस व्यवस्था के उपखंड में भी, उस समारोह के उपखंड में भी कृषकों को उन्हें उपहार देना होता था। उनकी स्त्रियों के विवाह पर भी उन्हें उपहार देना होता था। इस तरह के कई प्रकार से ऐसा अनचाहे बोझ उन पर लदे हुए थे जिस कारण वे असंतुष्ट हुआ करते थे। किम्मी पुत्र का पढ़ना, चर्च में भर्ती होना ये भी दंडनीय अपराध हुआ करता था। इस तरह से उन पर शोषण किया जाता था। अब 14वां पॉइंट लिख सकते हैं, सामंतों के अधिकार। जब प्रभु किसी सामंत को अपनी भूमि देता तब वो उन पर शपथ दिलवा दिया करता था ताकि वे उनकी किसी भी विकट परिस्थिति में मदद करे। इस कारण वे उससे मदद किया करते थे। और किसानों पर सामंत ये जबरन जो भी उन पर थोपा गया कर्तव्य था वो भी थोप दिया करते थे ताकि वो बीच में ना फंसे और वो कृषकों से बीच में फंसा दिया करते थे। बदले में सामंत प्रभु को अपनी सैनिक सेवा दिया करता था। सामंत अपने प्रभु के लिए प्रशासन में भी मदद किया करता थे। बाहरी दुश्मनों के आक्रमण पर वे अपनी सेना के साथ कोई सामंत भी खुद लड़ने जाया करते थे। इसे सामंत के अधिकार कहते हैं। सामंत को उसके अलावा संपूर्ण अधिकार प्राप्त था जो किसी राजा को प्राप्त होता है। यूरोपीय इतिहास में ये एक ऐसा घड़ी था जब सामंत को राजा के उतना अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके पश्चात आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप इन्हीं सभी पॉइंटों से मिलकर कुछ पॉइंट लिखेंगे और निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं कि इन्हीं विशेषताओं के बदौलत कुछ अच्छे कार्य हुए, कुछ बुरे कार्य हुए। अच्छे कार्य में ये हुआ कि वहाँ के लोग कुछ दिनों तक सत्ता न होने के बावजूद भी व्यवस्थित ढंग से चलते रहे। प्रशासन भी सही से चलता रहा सामंतों के बावजूद। और पूरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जब ये व्यवस्था चली तब उससे कृषक वर्ग जो कि बहुल्य संख्यक वर्ग थे वो असंतुष्ट थे और उनके शोषण के पश्चात वे लोग धीरे धीरे उनसे रूढ़ित होते गए
मतलब गुस्सा होते गए, जिसके बदौलत उन्होंने कुछ समय पश्चात संपूर्ण यूरोप में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी, जिसके बदौलत धीरे धीरे संपूर्ण सामंतवाद का अंत हो गया। सो गाइस, अगला वीडियो हमारा रहेगा सामंतवाद का अंत कैसे हुआ, तो आप अगला वीडियो को देखना ना भूलें। और आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं कि सामंतवाद का अर्थ और विकास कैसे हुआ, तो आप उससे भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। और बाकी वीडियो कैसा लगा और आपका जो भी सुझाव है आप कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।